एक्सपीरियंस हैं, जिन्होंने पास में ओपन की हुई है और ऑन एंड ऑफ अभी भी वो करते हैं, तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। जी सुहेल, याकूब साहब और कादिर ख्वाजा। वसीम, अभी अनस ने क्वेश्चन किया था कि जो मतवक्को चेयरमैन है रमीज हसन राजा, उनका खासा आउटपुट इसमें इनपुट नज़र आ रहा है टीम की सिलेक्शन के हवाले से। अगर हम शर्जील के टीम में ना होने को देखते हैं और इसके साथ साथ जो उनका एक एडवोकेट करते रहे हमेशा एम्पावर हीटिंग पर, उनको दोबारा हम टीम में देख रहे हैं, कितना उनके साथ आपका इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड के हवाले से आपका इनपुट रहा है मतवक्को चेयरमैन रमीज हसन राजा के साथ? हाँ देखिए, आप इनपुट तो नहीं आप इसको कह सकते, लेकिन ये है कि एज ए कर्टसी हमने टीम उनके साथ शेयर की थी आखिर में जाके। जी अकील साहब, दिन कादिर ख्वाजा। वसीम भाई, जिस तरह अक्सर जब टीम का ऐलान होता है तो पहले कहते हैं कि सीनियर्स की ज़रूरत है, जब नाकाम हो जाते हैं तो जूनियर्स को ले आते हैं। क्या इस बार भी यही तजर्बा किया गया है कि सीनियर्स जो हैं, ना वहाब रियाज है, ना शुएब मलिक है, ना आमिर है, वो कि वो पहले भी स्क्वाड में नहीं थे, लेकिन कहते यही हैं कि सीनियर्स और जूनियर का कम्बिनेशन मेगा इवेंट में दबाव बर्दाश्त करने के लिए ज़रूरत है। कितना मिस करेंगे आप इनको? हाँ देखिए, आप जो कॉम्बिनेशन की सीनियर और जूनियर की कर रहे हैं, तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्लेयर भी नज़र आएंगे कि जो एक्सपीरियंस है, चाहे बैटिंग में है चाहे बॉलिंग में, तो वो जिसको कहते हैं ना कॉम्बिनेशन, वो तो हमारे पास मौजूद है। देखिए, बाकी जिन प्लेयर्स की आपने बात की है, तो ओबियसली एक तो टीम की रिक्वायरमेंट और फिर उनकी जो करंट फॉर्म है, जिस तरीके से जो हमें जिस रोल के लिए वो चाहिए, स्पेशली बॉलिंग की बात करते हैं, तो आई थिंक एक जो बेस्ट चीज़ हमारे लिए है कि हमारी बॉलिंग लाइनअप, चाहे वो स्पिन बॉलिंग है चाहे फास्ट बॉलिंग है, इसमें आपने बहुत ज़्यादा चेंजेस भी नहीं देखे, जो वेरी मच सेटल्ड है। तो ये सारी चीज़ें हमने कंसिडर की हैं और टीम के अंदर आपको यंगस्टर भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी नज़र आएगा। मे बी आपको एज में वो इतने बड़े नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप मैचेस देखते हैं, उनको एक्सपोजर देखते हैं, प्रेशर हैंडलिंग देखते हैं, तो वो सीनियर्स के ज़ुमरे में ही आते हैं। वसीम साहब, मेरा सवाल ये है कि सुहेब मकसूद जो आपने शामिल किया था गुज़श्ता सीरीज़ में, परफॉर्मेंस उनकी खातिर हमने नहीं देखी थी, लेकिन उनकी चंद दिन पहले रमीज़ राजा से मुलाकात हुई थी। क्या रमीज़ राजा ने ग्रीन सिग्नल दिया था सुहेब मकसूद से मुलाकात के बाद कि इनको ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए? और दूसरा सर ये है कि फ़खर जमान, शर्जील ड्रॉप हुए हैं, फ़हीम अशरफ ड्रॉप हुआ और सैफी भाई नहीं है। उसके बाद ये जो आसिफ अली हैं, ये किस बुनियाद पर इनको शामिल किया गया? पहले इनको परफॉर्मेंस, नाकिस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इनको बाहर निकाला गया, बड़े मेगा इवेंट में इनको वापस दोबारा ला दिया गया, तो थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दीजिए। अब कौन सी बात वाली का पहले करूँ? ये आसिफ अली मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उससे पहले आपने कहा सुहेब मकसूद का। देखिए, सुहेब मकसूद परफॉर्मेंस उसकी आपके सामने है कि जिस तरीके से उसने डोमेस्टिक में, नॉट ओनली दिस ईयर, लास्ट ईयर वाइट बॉल के अंदर जिस तरह उसने परफॉर्म किया, चाहे वो 50 ओवर्स थे या नेशनल T20 कप था, उसके बाद PSL में ही इज़ बीन द बेस्ट प्लेयर। उस परफॉर्मेंस के ऊपर वो टीम के अंदर आए थे और वो जो एक फैक्टर आप लोग भी बात करते थे और हमने भी आइडेंटिफाई किया था कि टॉप ऑफ द ऑर्डर हमें एक थोड़ा सा फायर पावर बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें वो पूरी करता है। जहाँ तक आप बात करते हैं जी उनकी परफॉर्मेंस की, तो बात फिर वही आ जाती है कि उनको जो 2-3 इनिंग्स उनको T20 में मिली हैं, तो उसमें उन्होंने एबिलिटी अपनी शो की है। तो अभी उनको लॉन्ग रन उस तरह मैचेस नहीं थे, बारिश हो गई आपके वेस्ट इंडीज़ के अंदर भी, तो उस तरह इनिंग्स मिली नहीं है। लेकिन वो जो कमी हमें एक नज़र आती थी, सुहेब को ऊपर लाने का मकसद ही यही है कि इस टीम के अंदर आपको फायर पावर हिटिंग काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगी। ठीक है, हमारे पास स्टेबल बैट्समैन भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो फोकस रहा है कि स्पेशली एक टॉप ऑर्डर के ऊपर और मिडिल ऑर्डर में हमारे पास मॉडर्न क्रिकेट खेलने वाले पावर हिटर्स, वो आपको काफ़ी तादाद में आपको नज़र आ रहे हैं। जी अबू बकर। सर, मेरा क्वेश्चन ये है वसीम साहब कि आपने जो ओपनिंग पेयर चूज़ किया है वो बाबर आजम और रिजवान की शक्ल में आपने किया है। तो मॉडर्न डे क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं और ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं जिनका स्ट्राइक रेट शायद 100 और बिल्कुल उसके करीब है, इससे ज़्यादा नहीं है। ना शर्जील खान है जिसको एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, ना फ़खर जमान है। ये तो ये वजह बता देगा कि इन दोनों को किस बुनियाद पर ड्रॉप किया गया। सेकेंडली, फ़हीम अशरफ जिस पर हमने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट भी किया अब पिछले 3-4 सालों के अंदर, और एक वाहिद ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर हमें नज़र आया जिसने बॉलिंग शायद हारिस और हसनैन से भी शायद बेहतर की, तो क्यों उसको कैसे किस सूरत में बाहर कर दिया गया? हाँ देखें, ज़्यादा का आप ओपनर्स की बात कर रहे हैं और रिजवान का आपने स्ट्राइक रेट शायद कितना बताया, 100 का बताया आपने शायद, आई थिंक इज़ अप टू 140। तो एक तो ये करेक्शन आप कर लें कि उनका स्ट्राइक रेट दोनों का हाई है, अगर आप बाबर का भी देखते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं इस टीम के अंदर। अगर टीम की रिक्वायरमेंट है कि हमने ओपनिंग में कुछ डिफरेंट हमने करना है, आपको ये आगे आपको सीरीज़ नज़र आ रही है, इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें आपको डिफरेंट नज़र भी आएंगी इसमें कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी ट्राई किए जाएंगे। तो वो
जो आपका कंसर्न है वो वैलिड है, लेकिन उसमें देखते हैं तो परफॉर्मेंसेस तो मौजूद है हमारे पास, बट स्टिल वर्ल्ड कप से पहले जो हमारे मैचेस हैं, अभी जो सीरीज़ होम सीरीज़ हैं, इसके अंदर आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई होते हुए भी नज़र आएंगे, और वो एरिया हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, चाहे वो सुहेब है, चाहे वो हफीज़ है, तो ये आपको थोड़ी सी शफलिंग इसमें नज़र आएगी कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम ट्राई करेंगे। देखें, अब फ़हीम का जहाँ तक बात है तो ओबीसी जैसे आपने कहा है राइटली सो कि काफ़ी अर्से से वो टीम के साथ हैं, लेकिन अब एंड ऑफ द डे फिर बात आती है कि अब आपके पास बड़ा स्क्वाड नहीं है कि आपने दो ऑप्शंस रख लेने हैं। तो अगर हम फ़हीम को देखते हैं, हमारे पास जैसे मोहम्मद वसीम जूनियर जो आ गए हैं, तो उनकी बॉलिंग अगर हम देखते हैं और साथ साथ उनको एज हासिल है उनका बैटिंग की वजह से भी, तो वो परफॉर्मेंसेज अगर हम कंपेयर करते हैं, अगेन हम फिर वो जो रिक्वायरमेंट है यूएई की अगर हम उसको देखते हैं कि वहाँ पे पेस कामयाब होती है, एंड मोहम्मद वसीम एज वी ऑल नो कि 145 प्लस तक की वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, और साथ में उनका जो एक्स्ट्रा एक ऑप्शन बैटिंग का भी आ जाता है, तो इस वजह से मोहम्मद वसीम को प्रेफर किया गया। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जी आप रेपिटेशन ना करें क्योंकि बार बार सवाल रिपीट हो रहे हैं, तो काइंडली प्लीज़। जी हाफिज़ शहबाज। वसीम भाई, एक तो जो टीम हम देखें उसमें रमीज़ भाई ने आपसे कहा या नहीं कहा, जो रमीज़ भाई की सोच है वो उसमें वादे नज़र आ रही है कि नीट एंड क्लीन क्रिकेटर्स चाहिए, वो नज़र आ रहे हैं। एक तो कुछ जिनके ऊपर कुछ चीज़ें थी वो नहीं है क्रिकेटर्स, और दूसरी चीज़ अगर पाकिस्तान की बॉलिंग को देखें तो हारिस रऊफ़ जो ने हम डेप्थ बॉलर्स के तौर पर यूज़ करते हैं नॉर्मली, पिछले 2-3 सीरीज़ से उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या समझते हैं कि हारिस के साथ कोई बातचीत हुई है आपकी, क्योंकि जो परफॉर्मेंस पिछले 2-3 सीरीज में? देखें, हारिस का ठीक है, आई डू एग्री कि रिसेंट पास में उनकी थोड़ी सी उन्होंने स्ट्रगल की है, लेकिन अब उसमें अगर आप देखते हैं कि इज़ अ प्रूवन मैच विनर, उसने पाकिस्तान को मैचेस भी जिताए हुए हैं, और दूसरा जहाँ तक आपने बात की है उनकी परफॉर्मेंसेस की या स्टैट्स की आप बात करते हैं, तो ही स्टिल आई थिंक द नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड। अगर आप डेथ बॉलिंग की बात करते हैं या आखिरी 8 ओवर्स की बात करते हैं, तो उनका इकॉनमी रेट इस टाइम दुनिया में सबसे ऊपर है। तो अब इन चीज़ों पे स्ट्रैटी जब बनेगी तो कुछ चीज़ों की आपको इसमें क्लैरिटी भी नज़र आएगी, जब वो स्ट्रैटी आपके सामने आएगी कि किसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो हारिस रऊफ़ रिमेन्स अवर वन ऑफ द प्रीमियर फास्ट बॉलर्स एंड स्टिल अवर मैच विनर। जी शेख अशरफ चौधरी साहब, बाकरी एंड देन शेख एजाज। वसीम, देखने में तो जो आपने स्क्वाड अनाउंस किया है माशाल्लाह बहुत ही मजबूत है, और तवक्को की जाती है कि ये टॉप 4 में तो पहले जगह बना लेगा। वसीम, जैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली आ रही है, तो क्या आप समझते हैं कि ये आपकी आखिरी टीम अनाउंस होगी बतौर चीफ सेलेक्टर? अच्छा भाई, T20 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आई थिंक इसका बाद में प्लीज़ है। जी शेख साहब। देखें, मेरा जो काम है, जो मुझे मिला हुआ है वो मैं कर रहा हूँ, और जब तक मुझे कहा जाएगा मैं करूँगा, और जब कहा जाएगा नहीं करना तो मैं नहीं करूँगा। तो इसका जवाब तो मैं यही दे सकता हूँ, लेकिन फ्यूचर प्रेडिक्ट ना आई थिंक ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकते हैं, लेकिन जो जॉब आपके हैंड में है आपने उसके ऊपर फोकस करना है। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। इजाज शेख एंड इजाज बाकरी। वसीम, मेरा क्वेश्चन ये है कि पहला ही मैच इंडिया के खिलाफ रवायती हरीफ है, तो क्या होप कर रहे हो इस टीम में? इतना दमखम आप देखते हो कि इंशाल्लाह इंडिया को मात देगी ये टीम? और इसी तरह ये भी बता दीजिएगा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है उसमें क्या देख रहे हो कि ये जीत सकती है, सलाहियत रखती है? लेकिन डेफिनेटली अगर आप ऑन पेपर हमारी टीम देखते भी हैं तो आप तो प्लेयर्स वो सारों को जानते भी हैं कि आपको इसमें किसी चीज़ की उस तरह की कमी नज़र नहीं आएगी, कि इसमें आपको पावर भी नज़र आती है, इसमें आपको सेंसिबल खेलने वाले प्लेयर्स भी नज़र आते हैं, इफ नीडेड जो दोनों तरफ से रवायती भी खेल लेते हैं और अटैकिंग क्रिकेट भी खेल लेते हैं। बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास आई थिंक इस टाइम वन ऑफ द, अगर आप बेस्ट बॉलिंग लाइनअप की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान का नाम आता है, चाहे वो स्पेशली फास्ट बॉलिंग की हम देखते हैं कि जिस तरीके से हमारे पास लवाजमात, हमारे पास टूल्स सारे मौजूद हैं। नाउ इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रैटजी कि हमने किस माइंडसेट के जाना है, किस माइंडसेट के साथ, और आई एम वेरी होपफुल कि जो हमारा पहला मैच इंडिया है और डेफिनेटली हमारा फोकस भी उसके ऊपर था, और उनको देखते हुए भी हमने टीम के अंदर कुछ इस तरह के प्लेयर रखे हैं कि जिनकी प्रेशर हैंडलिंग के, ऑब्वियसली एक तो वर्ल्ड कप का प्रेशर तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में जो अगेंस्ट इंडिया खेलना है तो उसके अंदर भी इन प्लेयर्स में हमने ये चीज़ भी देखी है कि प्रेशर हैंडलिंग किसकी बेहतर है, तो उनके पास स्किल तो है साथ में उसका प्रेशर हैंडलिंग कैसी है। तो आई एम वेरी होपफुल कि ये हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का वर्ल्ड कप में स्टार्ट होगा, और जो जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि जो एजेस या एडवांटेज हमें हासिल है यूएई के अंदर, और होपफुली न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की आपने बात की है तो यहाँ से ये लड़के मोमेंटम गेन करेंगे, और इसके अंदर जो अभी तक का एक सोच है कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी ट्राई करेंगे ताकि वर्ल्ड कप में जाने से पहले हमें एग्जैक्टली पता हो कि किस रोल के लिए कौन सा प्लेयर बेस्ट सूटेबल होगा। इजाज़ बाकरी। वसीम, एक चीफ सेलेक्टर के लिए कितना मुश्किल होता है कि शर्जील को सिलेक्ट करके शर्जील को ड्रॉप कर दिया,
फ़खर को सिलेक्ट किया, फिर फ़खर को अब रिजर्व में रख दिया। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि एक चीफ सेलेक्टर के लिए एक सीरीज़ पहले किए जाने वाले फैसले बगैर किसी वजह के 4 मैचेस बारिश की नज़र हुए हमारे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, और इंग्लैंड में हमने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो कितना मुश्किल होता है अपने ही फैसलों को 1 महीने बाद तब्दील कर देना और उनको बाद में जस्टिफाई भी करना। देखिए इट्स पार्ट ऑफ, अगर आप जॉब देखते हैं तो इट्स पार्ट ऑफ इट कि आपने जैसे इवेंट अभी आया तो नाउ वी हैव टू कॉल द फाइनल कॉल्स, तो उसमें आपको इस तरह के टफ डिसीजन भी लेने पड़ते हैं कि कुछ लड़के शायद आपको लगेंगे कि कम खेले हुए हैं या कुछ आपको लगेगा ज़्यादा खेले हुए हैं, लेकिन हमारा फोकस है वर्ल्ड कप के ऊपर कि वर्ल्ड कप के अंदर हमारी ये बेस्ट लॉट वो कौन सी अवेलेबल है, कौन सा बेस्ट टैलेंट अवेलेबल है। तो बाकी चांसेस मिले हैं, सबको मिले हैं, जितने भी प्लेयर्स के आपने भी नाम लिए हैं, तो जो जिसने अपनी जगह सीमेंट कर ली ऑब्वियसली वो आपको नज़र आते हैं, लेकिन जो लड़के उस तरह अपनी जगह सीमेंट नहीं कर सके हैं तो उन पर हमें डिसाइड करना पड़ा था। आई नो इट्स टफ, जिस तरह आप बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक बड़ा एक मुश्किल होता है कि बीइंग अ क्रिकेटर माई सेल्फ के यार किसी को टीम से ड्रॉप करना, इट्स बिग कॉल, बट लेकिन अगेन इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब और हमें वो ईमानदारी से करना होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई सबसे पहले तो आई विश एंड प्रे कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीते और ये टीम जीत के लाए। इंशाल्लाह। दो क्वेश्चन इसमें मेरे हैं। एक तो ये कि T20 की हिस्ट्री जो रही है वो ये है कि इम्पैक्ट प्लेयर हमेशा जिताता है, कभी भी 120 125 की स्ट्राइक रेट वाला टीम को नहीं जिताता। ओवरऑल देखे तो सारी टीम 200 प्लस पे जा रही है। तो उसमें देखा कि शर्जील भी नहीं है और फ़खर भी रिजर्व के अंदर है। एक तो क्या ये ज़्यादा सूटेबल डिसीजन रहेगा, इसके ज़रूर बताइए। दूसरा ये कि मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम लास्ट 1.5 ईयर से कंटिन्यूसली चल रहा है, तो हमें लगता था कि शुएब मलिक ऐसा प्लेयर है जो इस जगह पे, क्योंकि अगर ये न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था तो ऑब्वियसली ही इज़ नॉट द चॉइस, आई पर्सनली फील, बट यूएई की कंडीशन के अंदर एक बड़ी अच्छी ऑप्शन हो सकती थी, उनको भी नहीं रखा गया। तो आप कैसे देखते हैं दोनों चीज़ों? थैंक यू। अब चौधरी साहब इसमें सवाल तो बता दें अपना कि आपका शुएब मलिक का सवाल है या मिडिल ऑर्डर की जो पावर की बात की है। देखिए इम्पैक्ट की आपने बात की है तो उसका जवाब आपको शायद अपना जो आखिरी आपका सवाल है उसी के अंदर आपने जवाब दे दिया। इम्पैक्ट प्लेयर्स के ऊपर हमारा फोकस था और इस टीम के अंदर जो आपको एक चेंज थोड़ी सी नज़र आएगी कि इम्पैक्ट प्लेयर आपको इसमें ज़्यादा नज़र आएंगे, ठीक है। उसमें आपको शायद उनकी एवरेज कम नज़र आएगी, लेकिन उनका आप कैरियर स्ट्राइक रेट देखेंगे जिसकी आप बात कर रहे हैं तो वो आपको सारे हाई स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन नज़र आएंगे, चाहे वो आज़म है, चाहे वो आसिफ अली है, चाहे वो खुशदिल हैं। डाउन दी ऑर्डर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास शादाब मौजूद है, इवन हसन अली का स्ट्राइक रेट इस टाइम 190 तक पहुंचता है। मोहम्मद हफीज़ के मोहम्मद वसीम जूनियर बैट के साथ उनकी सलाहियतों का आपको बताया। सुहेब मकसूद को आपने देखा है कि ही इज़ अ गेम चेंजर। तो आई डू एग्री कि आपने जो बात की है जी कि इम्पैक्ट प्लेयर्स, तो इस टीम में आपको पहले से ज़्यादा इम्पैक्ट प्लेयर्स नज़र आएंगे। तो वो सारे एरिया जिनकी आपने वो बात की है तो वो हमने कंसिडर की है। अब वो सारी चीज़ें देखते हुए जो जो हमें बेस्ट लॉट लगी है वो इस टीम के अंदर आपको नज़र आ रही है। जो मिस आउट हुए हैं तो ओबियसली इन लड़कों को उन पे एज हासिल थी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। आप सबका रिपीट में दोबारा कर दूं कि टीम मैनेजमेंट जो है उसके अनाउंसमेंट लेटर इन द डे बाद में की जाएगी जी। थैंक यू। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर रहे थे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान किया गया। पाकिस्तान टीम का स्क्वाड 15 रुकनी है, 3 रिजर्व प्लेयर शामिल किए गए हैं। मोहम्मद वसीम का कहना है टीम में बाबर आजम कप्तान है, नायब कप्तान शादाब खान होंगे। चीफ सेलेक्टर का यह भी कहना है आसिफ अली, आजम खान, हारिस राउफ, हसन अली टीम में शामिल होंगे। इमाद वसीम, खुशदिल शाह, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज भी टीम का हिस्सा हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहीन शाह आफरीदी और सुहेब मकसूद भी टीम में शामिल हैं और सरफराज अहमद को ड्रॉप कर दिया गया है। आसिफ अली और खुशदिल शाह की कौमी स्क्वाड में वापसी हुई है।